सेठी साहब से पहला सवाल तो हम यही कर लेते हैं जिसको लेकर सभी के जहनों में सवाल है कि एक इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल, जो कि इसराइली हुकूमत की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं छापता रिपोर्टेडली। आजकल तो बहुत से अखबार हुकूमतों की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं छापते। अच्छा, आप पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें या हर जगह की, हर मुल्क की? नहीं, मेरा ख्याल है सारी दुनिया में ही प्रेस इज अंडर अटैक। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ इन लाइन होती है। हो सकता है फिर वहाँ की गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी हो जो ब्लॉक आ चुका है, क्या अडॉप्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसका फिर हमारे साथ ऐसा कनेक्शन बनता है ना जो थोड़ा मुतनाज़ हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी ताल्लुकात की तारीख रही है एक, और वो इसराइली अखबार ये कहता है कि बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजूद तरीन शख्सियत हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत को बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वेस्ट के साथ जो उनके गैर मामूली ताल्लुकात बढ़ाने की सलाहियत थी वो यहाँ भी काम आ सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने हमेशा ट्रेडिशनल नुक्ता नज़र को अपनाया, लेकिन बैकडोर वो अमलियत पसंदी का भी मुजाहरा करते रहे। उन्होंने बैकडोर चैनल के ज़रिए कुछ हटकर भी मामलात देखे, जैसे हमने जाते जाते रशिया का उनका विज़िट देखा, इसी तरफ इशारा हो। और उनका ये कहना है कि इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हो जाएं। फिर उन्होंने इसको थोड़ा बहुत लिंक किया है उनकी जो रिश्तेदारी इमरान खान साहब की गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ है, फिर जो लंदन के मेयरशिप के लिए इलेक्शंस हुए उसमें भी जो इमरान खान साहब का किरदार रहा कि उन्होंने मुस्लिम सादिक खान साहब को सपोर्ट करने के बजाय अपने जो उनके बरादर निस्बती थे उनको सपोर्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि वक्तन फ़वक्तन ऐसे रिपोर्ट्स आती रहीं कि इमरान खान साहब ने गोल्डस्मिथ फैमिली के ज़रिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए वो कोई एफर्ट कर सकते हैं। बेशक ये मुश्किल चैलेंज होगा उनके लिए, लेकिन वो ऐसा कर लेंगे। फिर इमरान खान साहब के दौर में एक एमएनए थी पीटीआई की, उन्होंने पाक इसराइल ताल्लुकात बहाल करने पर दलाइल भी दिए थे, यूट्यूब के ऊपर वो मौजूद भी हैं, ये सबके सामने है वो वाली वीडियो। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो लॉबीज हैं उनको एफर्ट करनी चाहिए। और अब जब ये मजमून सामने आया है, इमरान खान साहब इकोनॉमिस्ट में, द टेलीग्राफ में इससे पहले मजमून लिखते रहे हैं, लेकिन ये इसराइली अखबार में आने वाला पहला बिला वास्ता मजमून है जो उनकी रिहाई के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देता है। और ये आयनूर बशरोवा हैं कोई, उन्होंने लिखा है। आप मुझे ये बताएं, इसको लेकर पाकिस्तान की सियासत में अभी उतनी हलचल नहीं मची जितनी यूजुअली मचा करती है। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट करार देते आए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इसराइली अखबार का खुलकर इमरान खान साहब की हिमायत में सामने आना क्या जाहिर करता है? जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है इस मजमून की। अब आपका सवालों का जवाब के दो पहलू हैं। एक तो तारीख़ी पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रहा है, ख़ुसूसन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ रहा है इसराइल के बारे में जी। और क्योंकि उनका एक मौक़िफ़ रहा है तो फिर सियासतदान जो हैं उन्होंने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। और दूसरा इशू ये है कि पब्लिक का क्या सेंटिमेंट है, उनका क्या जज्बात हैं। और तीसरी ये कि पब्लिक के अलावा जो मजहबी जमातें हैं उनका क्या एजेंडा है रिगार्डिंग इसराइल एंड रिकग्निशन ऑफ इसराइल और पैलेस्टाइन जी। ये तीन इश्यूज़ हैं। तो थोड़ा सा मैं, अगर आप इजाज़त दें तो बैकग्राउंड बता के फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कि ये क्यों हो रहा है इस वक्त। अच्छा। देखिए, पहली दफ़ा जब हमने सुना था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोच रही है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इसराइल की मुखालफत करने का, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे और फ़ायदा क्यों नहीं जी? नुकसान ऐसे कि इसराइल हिंदुस्तान के करीब बहुत हो गया है और इंडिया को ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, इंटेलिजेंस भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और हम महरूम हो चुके हैं इसराइली टेक्नोलॉजी से, इसराइली सपोर्ट से। और हमें ज़रूरत है कि इसराइल को न्यूट्रल किया जाए विज़-वी इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर हम यही अपोजिशन में रहेंगे तो इसराइल विल नेवर बी न्यूट्रल, इट विल बी प्रो इंडिया। एक ये। दूसरा ये कि बिकॉज इसराइल इज़ क्लोज टू इंडिया, इसराइल इज़ क्लोज टू अमेरिका, तो फिर अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं वो भी इतने पॉजिटिव नहीं रहेंगे अगर हम इसराइल को कंटिन्यू करें टू अपोज इट। सो बेहतर ये है कि हम कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करें जिससे हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि नुकसान ये हो रहा है कि इंडिया बड़ा
धंधना रहा है, बिकॉज सारे वेपनरी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, स्पाइंग सारा इसराइल से मिल रहा है उनको, एंड उसको न्यूट्रलाइज करना। और फ़ायदा क्या है? कुछ का कोई फ़ायदा नहीं है। दरंदर आते रहते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं, मगर जो लेटली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं दुनिया में वो प्रो इसराइल चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेन मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि नॉर्मलाइज किया जाए, और कुछ नॉर्मलाइज कर भी चुके हैं। अच्छा, वो तो मैं मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो उसके बाद होगा नॉर्मलाइजेशन। अच्छा। तो उस वक्त आपको याद होगा कि एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इजरायली जहाज़ चक्कर लगा रहे थे इस्लामाबाद का। पता नहीं चलता था कौन आया कौन गया। फिर ये खबर आई जिसको तस्लीम कर लिया, वो ये कि उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी साहब, अच्छा, जो कि मुशर्रफ के दौर में फॉरेन मिनिस्टर थे, हाँ जी, उनको टर्की के अंदर, अच्छा, उनकी एक मुलाकात हुई इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अच्छा, बताया नहीं गया कौन था, बट इट्स स्पेकुलेटेड कोई इजरायली फॉरेन, कोई ऑफिशियल था टॉप। और टर्की इसलिए बिकॉज टर्की के उस वक्त बड़े अच्छे रिलेशंस थे विद इजराइल। अच्छा, इसलिए टर्की वाज चोजन टू हैव अ शॉर्ट डायलॉग विद इजराइल, ठीक, ताकि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी रहे। ओके, इस्तांबुल में मिले ये? इस्तांबुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब बात ये है कि तो उसके बाद जब खुर्शीद कसूरी को पूछा गया क्या हो, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, ऐसी नहीं, जस्ट एक्सीडेंटल मुलाकात हुई, कोई ख़ास बात नहीं हुई है वो। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि मुशर्रफ की हुकूमत उस वक्त सोच रही थी कि हम किसी तरीके के साथ कोशिश करें कि ये जो बर्फ़ को पिघलने की कोशिश करें, अच्छा, बात को आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो खैर वो फिर इनिशिएटिव जो रह गया। मगर अब हाल ही में आपने देखा कि 2020 में अमेरिका की और इजराइल की जो कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ मुस्लिम ममालिक को उधर लाया जाए जहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जाएं, तो 2020 में यूएई और बहरीन, सूडान, मोरक्को, इस किस्म के जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने फैसला किया कि हम नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं इसराइल के साथ। जी। उसके बाद 2020 के बाद दुबई के अंदर और अबू धाबी में बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी इसराइलीज़ की आई। इसराइलीज़ ने आके वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदनी शुरू कर दी एंड सो ऑन, कंट्रीब्यूटिंग टू द बूम। और रशिया और इसराइलीज़ आके वहाँ ख़रीद रहे थे प्रॉपर्टीज़। इम्कान यही था कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। अगला इम्कान ये था कि सऊदी अरेबिया के साथ भी कुछ ना कोई ब्रेक थ्रू होगा, बिकॉज MBS जो थे वो चाहते थे कि अब पुराने ज़माने की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलेगी, अब हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन के अंदर इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। मगर उनका एक कंडीशन ये थी कि फ़लस्तीन का जो मसला है इसको हल किया जाए तो फिर उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर उसके बगैर वो चलते हैं इस रुख पे तो उनके लिए मसला हो जाएगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया में एज इन पाकिस्तान दहाइयों से एक एंटी इसराइल पैराडाइम चल रहा है, एंटी इसराइल कॉन्शियसनेस, कल्चर, पॉलिटिक्स चल रही है, और उसको रिवर्स करना रातों रात नहीं हो सकता। और उसमें सबसे आगे जो है वो मजहबी लॉबीज़ हैं, और मजहबी लॉबीज़ आपको पता है कि आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वोकल। सो MBS को बड़ी केयरफुली मूव करना था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये फ़लस्तीन जब उन्होंने ये कंडीशन अटैच की कि जी फ़लस्तीन के लिए कुछ करें ताकि हमारे हाथ मजबूत हों, तो इजरायली कैबिनेट ने ये रिजेक्ट कर दिया सऊदी ओवरचोर। सऊदी ने जो कहा ना कि आप भी कुछ करके दिखाएं ताकि हम करें, हम करना चाहते हैं। तो सऊदी कैबिनेट ने कहा नहीं, हम पैलेस्टाइन के ऊपर कोई कंसेशन नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये फॉल थ्रू हो गया। फिर कोविड हो गई, तो ये सारा कुछ ये मामला ही ठप पड़ गया। मगर अब जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि दो बातें हुई हैं। एक तो ये कि ब्लिंकन ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा है कि उनकी उम्मीद है कि नए अमेरिकी सदर के आने से पहले, नए सदर के इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ये सऊदी अरेबिया जो है, ये नॉर्मलाइज कर लेगा रिलेशंस विद इजराइल। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है उसकी, ये उसने एवं नहीं कही। कुछ लोग कहते हैं उसने एवं कहा है इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए क्योंकि इलेक्शंस हैं, मगर इसके पीछे कोई ना कोई पेशकदमी होगी, क्योंकि 2 महीने रह गए हैं। नया प्रेसिडेंट को आने में 3 रह जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मगर इलेक्शन तो 2 महीने में होनी है। तो अगर इसका कोई फ़ायदा उठाना है इलेक्ट्रली, तो मेरा ख्याल है इट समथिंग विल हैव टू हैपन इन द नेक्स्ट 2 months। इसका ये मतलब है कि ब्लिंकन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी
को ऑन बोर्ड आना चाहिए। अच्छा। हम इसराइल के साथ मिलके वॉर जो है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। और जैसे ही ख़त्म होता है वो एक अच्छा मौका होगा, डेमोक्रेट्स के लिए भी क्रेडिट मिल जाएगी। हाँ। सऊदीज़ भी कह सकेंगे अब वॉर ख़त्म हो गई है और इसराइल ने ये मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया, और टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया जो है शायद बढ़ के नॉर्मलाइज कर ले कि उनकी कंडीशन पूरी होगी जो उन्होंने पहले लगाई थी। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके अंदर इसराइल का क्या इंटरेस्ट है? जाहिर है कि नॉर्मलाइज हो जाए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, मगर देखें मुस्लिम वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया एंड द नेबर्स। पाकिस्तान इज़ अ मेजर प्लैंक इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इसराइलीज़ का काफ़ी अरसे से ये कोशिश है कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। पाकिस्तान की कभी ये कोशिश रही कि हमें कोई लड़ाई झगड़े इसराइल के साथ करने की क्या ज़रूरत है, अगर फ़लस्तीन और वहाँ के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो मान जाते हैं तो हम कौन होते हैं चौथे महल्ले बह के झंडा लेके खड़े हैं। ठीक, तो मगर ये काम सारा ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ द व्हाट इज़ हैपेंड रिसेंटली इन हमास एंड गाज़ा। तो अगर ये नॉर्मलाइज हो जाता है, किसी से वहाँ सोल्यूशन आ जाती है, अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि स्टेज सेट हो जाएगी फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इसराइल। अगर सऊदी अरेबिया आगे बढ़ जाए, अगर वो बढ़ गया तो फिर बहुत से OIC के जो ममालिक हैं उनको भी अमेरिका और सऊदी अरेबिया कन्विंस कर लेंगे कि आप ही आ जाएं। अच्छा, और ऐसा पाकिस्तान के लिए भी? और पाकिस्तान विल बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसकी यहाँ हिम्मत है पाकिस्तान की कि वो करे सऊदी इसराइल के साथ न्यूट्रल? ये मजमून बता तो रहा है किसकी हिम्मत है। अब वो तो इसी तरफ आ रहे हैं। अब हम सियासतदान जो थे, नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो कमज़ोर थे। उन्हें डर ये था कि जिस दिन हमने इसकी हमायत की तो यही इस्टेब्लिशमेंट जब हमें निकालने जाएगी तो यही हमारे गले डाल देगी, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़े इन चीज़ों पर। अच्छा, तो अब ये जो मजमून है ये इशारा कर रहा है कि, और ये मजमून एवं नहीं लिखा गया, इसके पीछे ज़रूर कोई सोच है, कोई ब्रीफिंग है कि ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को भी साथ लाया जाए। सऊदी अरेबिया भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी को मजबूत करने के लिए वो ये करेगा कि पाकिस्तान भी आ गया है। आफ्टर ऑल इट्स 250 मिलियन पीपल। अगर पाकिस्तान आ जाता है तो फिर कल को इंडोनेशिया भी आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये मेजर इशू जो है ये हल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया अकेला नहीं रहना चाहता। अच्छा, ठीक, तो क्योंकि UAE ने तो कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को, मगर जब सऊदी अरेबिया करेगा तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इट्स द होम ऑफ इस्लाम एंड मक्का मदीना एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल सऊदी की तरफ से भी प्रेशर, जब सऊदी ने ये फैसला कर लिया कि हमने इसराइल के साथ कुछ करना है तो, और अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा जी। मगर ये अब आइए यहाँ इस मजमून के तहत। हाँ जी। अब यहाँ ये मजमून कहता है कि इमरान खान एक वाहिद बंदा है, जब ये चीज़ होने जाएगी या चाहेंगे कि ये हो जाए तो खान वो बंदा है जो कि ये काम कर सकता है। क्यों ये क्यों कर सकता है? उसकी उन्होंने दो वजूहत दी। एक तो उन्होंने ये कहा कि खान के बड़े तल्लुकात हैं ज़ाती तौर पे विद द गोल्डस्मिथ फैमिली, जिनके बड़े सियासी तौर पे तल्लुकात हैं विद इसराइल। ठीक, तो ज़ाती तल्लुकात एंड आगे पॉलिटिकल तल्लुकात। और ये जो इस वक्त जो इमरान खान की हमायत हो रही है इन अमेरिका एंड एल्सवेयर, उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है ऑफ दी गोल्डस्मिथ फैमिली। और इसीलिए अमेरिका के अंदर भी जो इजरायली लॉबी है, वेदर इट्स इन द अमंग इन द रिपब्लिकन्स और इन द डेमोक्रेट्स, वो हमेशा फ्रंट फुट पे आके वो खेलते हैं। और अभी जो रेजोल्यूशन कांग्रेस में जो हुई है उसके अंदर जो लीडिंग लाइट्स हैं वो जूइश सेनेटर्स या कांग्रेसमैन हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारी एफर्ट क्रिएट की जा रही है कि एक लॉबी क्रिएट की जाए, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जाए जिसके ज़रिए सऊदी अरेबिया पहले नॉर्मलाइज करे और फिर पाकिस्तान की तरफ लाया जाए। अब वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ एंड कंपनी ये इनका सपोर्ट बेस नहीं है, ये इस किस्म का ख़तरनाक फ़ैसला वो कर ही नहीं सकते। वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो बस की गल कोई नहीं, वो तो एक छोटी सी प्रोविंस में महदूद है। नवाज शरीफ की पार्टी इस वक्त इन ट्रबल्ड वाटर्स है, वो तो कोई रिस्क नहीं लेंगी, हर बात एस्टैब्लिशमेंट की मान रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है वो खान साहब जो कहें वो यकीन करने के लिए तैयार है। अगर वो कहते हैं कि सूरज जो है वो चांद के इर्द गिर्द घूमता है तो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि जी इजराइल पाकिस्तान का दोस्त है तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपने देखा नहीं कि वहाँ अमेरिका के अंदर जो प्रोफेशनल फिजिशियंस हैं या उनके अंदर भी लॉबीज़ हैं कि पाकिस्तान को इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करना चाहिए। अभी वहाँ से अमेरिका से एक प्रोफेशनल्स की डेलीगेशन उठ के गई थी इसराइल,
मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ देम वर सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई, बट जाहिर है दे वर प्रिटेंडिंग टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस। अच्छा। वो भी एक चक्कर लगा के आए हैं इसराइल का। अच्छा। और अब ये आर्टिकल भी आ गया है और उधर और वो भी इजरायली अखबार में आया है। तो इसमें लगता मुझे ऐसे ही है कि अगर सलमान जो है MBS, मोहम्मद बिन सलमान, वो अगर कर लेते हैं तो उस और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान भी फॉलो करे। और अगर पाकिस्तान तो नहीं फॉलो करेगा विदाउट इमरान खान, और इमरान खान वाहिद बंदा है जो कि अगर ये चाहे तो वो कर सकता है। और गोली जो वो देनी पड़ेगी वो अवाम जो है, एक्सेप्ट फॉर द रिलीजियस पार्टीज़, बाकी सारी जो है वो मान जाएंगी। ये नून लीग वाले और PTI वाले तो शोर डालेंगे, ये कहेंगे देखो जी ये हो गया, मौलाना फजल रहमान शोर डालेंगे। मगर आपकी जो वोटिंग पब्लिक है, मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पब्लिक जो इस वक्त खान साहब के साथ हैं, स्पेशली एक्सपैट्रिएट्स के पास बहुत पैसा है, दे वेरी इन्फ्लुएंशियल और PTI सपोर्टर्स हैं। आई थिंक अगर कोई बंदा कर सकता है नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल तो वो इमरान खान है। और ये गलत बात नहीं कह रहे, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने पहचान लिया है कि एक ही बंदा है यहाँ जो इस किस्म का मुश्किल फैसला अगर करता है तो अवाम जो है उसके खिलाफ नहीं जाएगी। और वो जो शोर आएगा, शराबा आएगा कि ये हो गया, उसको ये बर्दाश्त कर लेगा, उसको विद स्टैंड कर लेगा, स्पेशली अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे होगी तो। मगर अभी सूरत हाल वो नहीं आई, ना ही इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है इस वक्त और एनी इशू, ये तो बात की बात है। और अभी तो खैर वो जेल में है, वहाँ से तो ऐसा कोई बयान दे ही नहीं सकते। और अगर वो कभी बयान देगा भी तो बयान उसी किस्म का होगा जैसे MBS ने बयान दिया था कि अगर तो इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है जो कि हमास को और हिजबुल्लाह को और बाकी पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्टेबल है, तो सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि MBS ने यह भी कहा था आयशा कि अगर मैंने कोई इस किस्म का कदम उठाया जिसमें मेरी आवाम जो है वो मेरे खिलाफ हो जाती है तो आई मे बी असैसिनेटेड, ये उसके लफ्ज़ ये अभी ताज़ा आई मे बी असैसिनेटेड। तो ये अमेरिका को कह रहा है टेक इट ईजी, गो स्लो, ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर इसराइल को ये मना लिया जाता है कि आप कुछ करें, और मैं समझता हूँ ये जो ब्लिंकन का स्टेटमेंट आया है कि 2 माह के अंदर अंदर कोई ब्रेक थ्रू होने वाली है, मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स की पूरी कोशिश है, होगी या नहीं होगी आई कांट से, मुश्किल लगता है। मगर क्योंकि बहुत से मरहले हैं जो क्रॉस करने हैं और इसराइल के अंदर भी बड़ी हार्ड लाइन स्ट्रैटेजी चल रही है, मगर अमेरिका की पूरी कोशिश है 2 बातें। एक ये कि सऊदी अरेबिया को लाया जाए टू नॉर्मलाइज, उसके साथ बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसराइल को समझाया जाए कि गाज़ा पैलेस्टाइन का मसला जो है इसको जंग को ख़त्म करो, विड्रॉ योर आर्मी, ताकि हम कुछ तो कह सकें कि हमने ये करवाया है। वरना तो डेमोक्रेट्स जंग करने ये के जब लिए दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आएगा प्रेशर ऑन द पाकिस्तान के इमरान खान को निकालो, इसके हवाले करो। ठीक है, इसके हवाले ये कनेक्शन उधर जा रहा है, ये उधर जाएगा उस वक्त। अभी बहुत से मरहले हैं तय करने, मगर ये ग्राउंड वर्क जो है ना ये तैयार हो रहा है कि इमरान खान की ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही हैं, इसको निकाला जाए, इसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके हक में आ रहे हैं, चांसलर बनाया जाए, हाई प्रोफाइल बनाया जाए, एक्सेप्टेबल टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बनाया जाए एंड सो ऑन, कि ये वो बंदा है जो कि ब्रिज कर सकता है ये सारा इशू। तो खान साहब ने यहाँ इस्लामोफोबिया की भी बात की है और भी बड़ी बातें की हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम जो है कैन नॉट सस्पेक्ट कि ये इज़ गोइंग टू बिट्रे द कॉज। और दूसरी बात ये जो मैंने कहा कि अगर खान साहब कहें कि रात के वक्त के सूरज निकला हुआ है तो PTI वाले कहेंगे सूरज निकला, रात है तो रात है, दिन कहे तो दिन है। तो तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो कह रहे हैं इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बानी PTI को लीडर बनाया गया। मुस्लिम लीग देखिए ये तो कहेंगे ना, देखिए ना, यही तो अगर नवाज शरीफ इस किस्म का काम करता तो उनके लोगों ने यही कहना था नवाज के बारे में, मोदी का यार बनाया था ना, या बना दिया था, वेल डन। तो मतलब है कि ये तो सियासत है जी। मगर सियासत आगे यहाँ कैसे बढ़ती है और मिडिल ईस्ट में कैसे बढ़ती है, वी हैव टू वेट एंड सी। बहुत सी ख्वाहिशात हैं बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा। अभी इसराइल के अंदर बड़ी हार्ड लाइन चल रही है और नेतान्याहू जो है बड़ा गलत किस्म का बंदा है, वो वादे भी करता है, झूठे करता है, तोड़ता है, और इस वक्त तो वो जंग कर रहे हैं। मगर ये मुमकिन है कि उनकी प्लान यही हो कि बिल्कुल तबाही करके तो उसके वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके और बाहर निकला जाए और बड़ी विक्ट्री प्रोक्लेम की जाए कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया, हमने हमास को तबाह कर दिया, टेररिज्म ये कर दिए, वो कर दिए, नाउ वी विल बिल्ड दिस पीस अलोंग दीज लाइंस। सऊदी अरेबिया को कहा जाए ये पैकेज है, अमेरिका को कहा जाए ये पैकेज है, अमेरिका और इसराइल मिल के सऊदी अरेबिया को दे, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को दे।
और पाकिस्तान सोचे हुण असीं की करना है, इस सवाए खान दे होर ते कर कोई नहीं सकदा। बिल्कुल, जिवें उत्थे MBS ने कीता इत्थे वो इमरान खान साहब कर बट ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 से इसी मौक़िफ़ पर कायम है और कट्टर हिमायती रहा है फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न होगा। देखिए ये दिस इज़ वेरी बिग, बट यू नो समथिंग, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस भी जो हैं जी, नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की थी नॉर्मलाइज करने की, मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी, ठीक है ना जी, 4 पॉइंट्स उन्होंने सॉल्यूशन नवाज शरीफ ने किया तो एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया, कालीन खींच लिया, मियाँ साहब की छुट्टी करा दी। बेनज़ीर ने जो शुरू में आई थी 1988 में 89 में, उसने और राजीव गांधी ने भी बड़ी कोशिश की कि नॉर्मलाइज किया जाए, तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जनरल बेग और हमीद गुल बीबी की छुट्टी करा दी, तो उसके बाद सारे डर गए, किसी ने किया ही कुछ नहीं। अब मियाँ साहब ने किया, उनकी छुट्टी करा दी। लेकिन तब एस्टैब्लिशमेंट के मफादात और एस्टैब्लिशमेंट तो उस वक्त फुली कमिटेड थी टू 2 थिंग्स जी, एक ये कि ये सियासतदानों को चलने नहीं देना, ये तो सारे गद्दार हैं, करप्ट हैं, ये गद्दार हैं, 2-2 साल के बाद सबकी छुट्टी करा देते थे, ठीक। दूसरी चीज़ ये थी कि इंडिया के साथ वो तैयार नहीं थे फॉर रेकन्सिलिएशन एंड नॉर्मलाइजेशन। अभी कश्मीर की जदोजहद चल रही थी, जहाज चल रहा था, तो उसके दौरान वो कैसे करते। और अब मामलात बदल चुके हैं, अब थोड़े से मामलात बदले हैं इंडिया के अंदर भी। और आपने देखा कि जब जनरल बाजवा ने ये बात कही कि अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देनी है, जियो स्ट्रेटजी जो है इज पार्ट ऑफ जियो इकोनॉमिक्स नॉट जियो पॉलिटिक्स, 2020 तो उस वक्त यही था ना कि नॉर्मलाइज विद इंडिया। इन्होंने इमरान खान को भी कहा था कि चलें स्टार्ट विद नॉर्मलाइजेशन, और एक बाकायदा तिजारत बहाल होने की खबरें भी आई, फिर आखिरी वक्त खान साहब ने भाग गए वहाँ से, उनको डर लग गया कि नून लीग ना पै जाए, और उस वक्त उनकी जो कुर्सी थी वो हिल रही थी थोड़ी बहुत, ऐसे है ना, तो वो डर गए, नहीं तो वो कर लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलर लीडर कर सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली जब नवाज शरीफ पॉपुलर थे तो इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। जितना भी आप पॉपुलर हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ होगी तो आप कुछ नहीं कर सके। खान साहब जब करना चाह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट ने भी आंख मार दी कर दें, मगर उस वक्त उनकी पोजीशन कमज़ोर हो रही थी, तो इसलिए वो हट गए पीछे। लेकिन रशिया के मामले में तो उन्होंने अपनी की। रशिया के मामला कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी कोई बैकलैश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो एक पर्सनल विम के ऊपर उठ के चले गए, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हें हल्की सी बात कही कि शायद ये वक्त नहीं है जाने का। इस्टेब्लिशमेंट वाज नॉट रियली इन्वॉल्वड इन दैट विजिट। ये उठ के, और ये नहीं कि उनको कहा नहीं जाना और ये चले गए, ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ, कोई बिग प्रॉब्लम, उनको क्या पता था कि उसी दिन यूक्रेन वॉर शुरू हो जाएगा, तो वो कोई मिसकैलकुलेशन थी जो कि थोड़ी सी बैकफायर कर गई, इन द सेंस दैट अमेरिका नाराज हो गया एंड सो ऑन, बट अदरवाइज दैट वाज नॉट अ मेजर इनिशिएटिव। ठीक, तो चले अभी इस मजमून के बाद, इस ब्लॉक के बाद मेजर इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं, आपने जाना आने वाले महीने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, और इसमें हैं बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व, क्या शेप बनेगी सियासी मंजरनामे की, आपने जाना। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में एक बार फिर खुश आमदेद, और अब शामिल करते हैं आपके सवालात। लाहौर से हैं अदील साहब। सेठ साहब, मेरा आपसे सवाल मिसाकी जमहूरियत के हवाले से है, जो मोहतरमा और नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था, उसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात हुए थे? क्या आज के हालात में कोई ऐसा फार्मूला बन सकता है जिसमें तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर रूल्स ऑफ बिजनेस तय कर लें? आप तमाम कायदीन को क्या मशवरा देंगे? जी, गुड क्वेश्चन, बिकॉज बातें फिर शुरू हो गई हैं इस किस्म की। देखिए, जो मुआहदा हुआ था मियाँ साहब के दरमियान और बेनज़ीर भुट्टो साहब के दरमियान, उसके 2 फ़ायदे हुए और फिर वो डिरेल हो गया। 2 फ़ायदे ये हुए कि एक तो ये कि जब वो इलेक्शन हुई उसके बाद मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो और मोहतरमा वापस आ गई और उसके बाद मियाँ साहब वापस आ गए, तो किसी ने एतराज़ नहीं किया, और सारी सियासी जमातों ने भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया। मगर मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद मियाँ साहब उठ के अस्पताल पहुँच गए, और एक ऐसे लगता था कि एक अच्छा माहौल बनता जा रहा था, जो कि असैसिनेशन की वजह से ख़राब हो गया। फिर जरदारी साहब आ गए, उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, एंड काम शुरू हो गया, काम अपनी तरफ। मगर फिर ये हुआ कि बेचैनी सी हो गई, इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो जरदारी साहब से थोड़ी सी नाराज़ होनी शुरू हो गई। एक तो वो ये नाराज़ होनी शुरू हो गई कि उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, और उनके तल्लुकात अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ पुराने थे, और इस्टेब्लिशमेंट जनरल कियानी शक करने लगे कि ये ज़्यादा ही बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर रहे हैं टू अपीस दी अमेरिकन। और फिर जब ये उसामा बिन लादेन वाली बात हुई तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, बिकॉज उस वक्त हुसैन हक्कानी जो कि पाकिस्तानी एम्बेसडर थे टू द
टू द US और अपॉइंटेड थे बाय जरदारी साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जरदारी साहब ने और हक्कानी साहब ने साजिश की कि अमरीकनों को उकसाया जाए कि पाकिस्तान की अफवाज को थोड़ा प्रेशर डाल के धकेला जाए पीछे, ताकि जरदारी साहब अपने जो इनिशिएटिव्स हैं वो कर सकें। मगर नहीं हुआ और इस्टेब्लिशमेंट ने हिट बैक किया मेमो गेट के अंदर। मेमो गेट जब हुआ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इनडायरेक्टली जरदारी साहब के ऊपर, बट डायरेक्टली हुसैन हक्कानी के ऊपर कि आप साजिश कर रहे थे पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह, उस स्टेज पे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्रेशर डाला कि आप हमारा साथ दें। और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त सबसे पहला क्रैक आ गया। क्रैक क्या, आप समझे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही टूट गया। मियाँ साहब ने काला कोट पहना और पहुँच गए अदालत में मेमो गेट के केस के अंदर, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया और उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे तक फिर तल्लुकात ख़राब रहे और मुश्किल से जरदारी साहब की हुकूमत ने अपना टाइम काटा। मगर उस टाइम काटने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने जुडिशरी को भी जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कर दिया, और फिर सबको एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी, यूसुफ रज़ा गिलानी की, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर राजा साहब, राजा परवेज़, उनकी भी छुट्टी होने वाली थी अगर वो फौरी तौर पे इलेक्शन ना हो जाते एंड सो ऑन। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड टू दी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अंडर एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर एक साइड जो थी वो कोलैप्स कर गई। अब आइए आज के हालात। आज के हालात ये हैं कि सब सियासी जमातें एक्सेप्ट PTI को दो बातें तस्लीम करनी पड़ रही हैं, खा वो पब्लिक में ना करें, ये कि उनकी पॉपुलैरिटी गिर चुकी है। दूसरा ये कि ये जो इलेक्शन हुई है इसके ऊपर बहुत से सवाल है, सवालिया निशान है, और इसकी लेजिटिमेसी जो है ये सारी चीज़ की ये इन डाउट है। और तीसरी चीज़ ये कि मौलाना जो है उनको अकोमोडेट भी नहीं किया, और इसलिए वो भी ही इज़ बीन पुश टू द वॉल। तो अब लेटेस्ट पोजीशन ये है कि इन सबको समझ आ रही है कि काम ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि खान साहब जो हैं उनका सपोर्ट बेस धंधना रहा है एट होम एंड अब्रॉड। कोई रिवाइवल नहीं हो रही, ना मुस्लिम लीग की हो रही है, ना पीपल्स पार्टी की हो रही है, ना JUI की हो रही है, और इकॉनमी जो है वो फंसी हुई है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कह रही है कि कोई रास्ता ढूंढे, इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, वो सियासी स्टेबलाइजेशन के बगैर हो नहीं सकती। इसलिए पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशंस। उसके अंदर अब नवाज शरीफ साहब ने ये प्रपोज़ल की कि हमें सब सियासी जमातों को इकट्ठा होकर और खान साहब के साथ बातचीत करनी चाहिए। उसमें पहले तो मौलाना तैयार नहीं थे, मगर अब अगर मौलाना इनका हिस्सा बन जाते हैं, जो कि ख़बरें आ रही हैं कि वो इस इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पे जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे सियासी तौर पे, उन इनिशिएटिव्स के अंदर सारे इकट्ठे होंगे एंड दे विल ऑल ट्राई टू कन्विंस इमरान खान कि वो भी उस इनिशिएटिव का हिस्सा बने। और उस इनिशिएटिव के दो पहलू होंगे। एक पहलू ये होगा कि देखिए, ना आपके इंटरेस्ट में है ना हमारे इंटरेस्ट में है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल हो, तो हमें अब इकट्ठे होके आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर अपने मफादात के अंदर और मुल्क के लिए वी शुड फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड पुट टुगेदर अ कॉमन स्ट्रेटजी। वो कॉमन स्ट्रेटजी के 2-3 हिस्से होंगे। दिस इज़ व्हाट आई थिंक द प्रपोजल विल बी। एक हिस्सा ये होगा कि लेट्स अग्री कि जो हो गया वो हो गया, उधर नहीं जाना हमने, हम May 9 की तरफ नहीं जाएंगे। आप इलेक्शन 2018 की जो हुई है, जो नहीं है 2024 जो हुई है, हम 2018 कहते हैं कि आपने रिग की थी, हम वो नहीं कहेंगे। आप ये ना कहेंगे पिछली इलेक्शन जो हुई है वो रिग हुई थी। और सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, फॉरगेट द पास्ट, नंबर 1। नंबर 2, आप तैयार हो जाएं, लेट्स अग्री ऑन अ नेक्स्ट डेट ऑफ इलेक्शन। उसके साथ वंस वी अग्री कि जी अगली इलेक्शन कब होगी और वो फ्री एंड फेयर होगी, तो उसके जो सारे इश्यूज़ हैं वो अभी डिस्कस कर लें बैठ के। और जैसे ही हम ये मुआहदे होते हैं कि खान साहब के साथ और मुश्तरका तौर पे, तो फिर वी विल टेल द एस्टैब्लिशमेंट कि दिस इज़ द वे आउट, और केसेस विल बी विड्रॉन, और दे कैन स्टे, डजंट मैटर, खान साहब कैन कम आउट एंड लीड हिज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन, एंड जो भी रिजल्ट्स होंगे वी विल एक्सेप्ट देम। और थर्ड ये कि इलेक्शन के बाद 2 चीज़ें होंगी कि वी विल कंटिन्यू टू स्टिक टुगेदर, हम एक दूसरे को गाली गलोच नहीं करेंगे, एक दूसरे को अंडरमाइन नहीं करेंगे, ये चार्टर जो है इसको ख़राब नहीं करेंगे, लिव एंड लेट लिव होगा, और इस्टेब्लिशमेंट को आर्म्स लेंथ पे मिल के रखेंगे ताकि वो हमें आपके ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल करे, आपको हमारे ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल करे। मगर इसकी एक और प्री कंडीशन भी होगी, 2 प्री कंडीशन होंगी। एक ये प्री कंडीशन होगी
कि आप हमें जेलों में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप जीत जाते हैं तो आप इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बातें ख़त्म हो जाएंगी, लिव एंड लेट लिव होगा, पार्लियामेंट विल बी सुप्रीम। नंबर 2, हम आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, वील अश्योर यू कि यू कैन हैव अ 5 year टर्म। एंड थर्ड, कि फिर आप भी ये वादा करें, वील सेट इन मोशन सर्टन सिस्टम्स एंड सर्टन सेफ गार्ड्स, कि उसके बाद जो इलेक्शन है वो आप ना रिग करें, ना आप हमें ना आउस्ट करने की कोशिश करें, ताकि सिलसिला जो है ये चल पड़े। नाउ दिस इज़ अ वेरी टफ एजेंडा, ये एक सिटिंग के अंदर 100 सिटिंग्स के अंदर भी ये तय नहीं हो सकता, ये स्लोली स्टेप बाय स्टेप होगा। मगर पहले कदम जो है वो लेने शुरू कर दिए। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात वापस आ गए, एक दूसरे के साथ मिल लिया, जप्पी डाल लिया, उनको भी समझ आ रही है कि सबका नुकसान हो रहा है, दिस इज़ नॉट ऑन। अगला कदम ये होगा कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात, और उन्हें भी समझाएंगे कि इट्स टाइम नाउ टू ओपन द डायलॉग विद इमरान खान। इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है नहीं रोकेगी इनको फ्रॉम ओपनिंग अ डायलॉग विद इमरान खान। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि कोई रास्ता निकले जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। सो द बॉल इज़ इन इमरान खान कोर्ट, और यू माइट से द बक स्टॉप्स एट इमरान खान। इमरान खान इस वक्त जिस स्टेज पे हैं वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है एक्सेप्ट ऑल और नथिंग। मेरा ख्याल है कि अगर वो अपना मौक़िफ़ चेंज करते हैं इन व्यू ऑफ जो मैंने अभी पहले डिस्कशन किया इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, उनके लिए जो सपोर्ट वहाँ भी बिल्डअप हो रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। एंड खान साहब कैन मेक अ कम बैक, बट कम बैक इन सच अ वे दैट डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथन्ड रादर दैन अ वन पार्टी फैशिस्ट रूल। तो ये आगे का एजेंडा है। इस एजेंडे के बेसिस के ऊपर स्मॉल स्टेप्स कैन बी टेकन एज अ न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, बेबी स्टेप्स लिए जा सकते हैं न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। लेकिन आपको मौलाना साहब का किरदार दिखाई नहीं देता, जिन्होंने अभी अभी पीटीआई के लिए अपने दरवाजे खोले, तो वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान पुल का किरदार अदा करें? नहीं, देखिए, जब ये बैठ जाएंगे इकट्ठे तो फिर तो सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे ना, मौलाना को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर मौलाना की भी तो टर्म्स होंगी ना, कि केपी के अंदर अगली इलेक्शन जब भी होगी तो केपी के अंदर उनको इलेक्शन नहीं रखी जाएगी उनके खिलाफ, क्योंकि उनकी भी तो कंप्लेंट है ना कि पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुई है वहाँ केपी के अंदर इतना प्रेशर था कि वो केपी वाले जो है इनकी सीटें भी 1-2 हज़म कर गए एंड सो ऑन। तो सब अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मगर अगर मौलाना इनको ज्वाइन कर लेते हैं उसका एक ये कि इलेक्शन फौरी नहीं होगी, कम से कम इस हुकूमत को 2 साल और मिलेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज वाई वुड मौलाना ज्वाइन फॉर 1 year। दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना को भी आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा टू कैंपेन, और ये पीटीआई का जो मौक़िफ़ है या कि हम ही हैं और कोई नहीं है, ये इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल। क्या कम करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा? अगर आप पाकिस्तान के वसीतर मफाद में सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँ और अपनी स्पेस को वापस हासिल करें, जिसका शिकवा हमेशा किया जाता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि वो वजह बनी सियासी पार्टीज़ के ज़वाल की मुल्की सियासत में, तो सीखा जा सकता है माजी से और आइंदा के लिए अच्छा लाहेअमल अपनाया जा सकता है ताकि कोई और इस स्पेस को कैप्चर ना करे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अगला सवाल प्रदेश से, टेक्सास से है मुजाहिद शाह। इंडिया में और बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 15 साल से मोदी और वो हसीना वाजद बैठी हुई थी, जिसके बाद इस कदर इकोनॉमिक बूम आया है या तरक्की हुई है, तो उसकी वजह शायद ये नहीं है कि कंटिन्यूसली एक हुकूमत जो है वो चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो कुछ डिक्टेटर थे, मतलब परवेज मुशर्रफ हो गया, जनरल ज़िया-उल हक हो गया, हालांकि वो भी एक लंबे अरसे तक बैठे रहे, तो पाकिस्तान में उस वक्त क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में हुई है? देखिए, ऐसे है कि जनरल अयूब जब थे 58 से 68 तक, जिसमें 2 साल 65 एंड 66 ख़राब थे बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया, जनरली जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ था जीडीपी का वो अबाउट 5.8%। 1-2 साल तो थे कि 9 से ऊपर भी चला गया था। सो डेवलपमेंट तो हुई, दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। आगे आए आप, उसके बाद ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में भी अबाउट 4 to 5% रेट ऑफ ग्रोथ था। उसके बाद आप आए जनरल मुशर्रफ के दौरान भी ठीक ठाक ग्रोथ रेट था, 5 से 6%। तो इनके दौर में ग्रोथ तो हुई। सवाल ये है जो आपने पूछा कि क्या ये 10 साल रहे इसलिए एक स्टेबिलिटी आई और सर्टेनिटी हुई, और क्योंकि सियासतदान नहीं रह सके 2-2-2.5 साल से ज़्यादा, तो इसलिए वो उनके दौर में स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी और ग्रोथ नहीं आई? क्या ये रीज़न था कि वो 10 साल रहे?
अब बात ये, येस आई थिंक स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, प्लानिंग के लिए स्पेशली, और फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आता है वो कहता है यार ये गवर्नमेंट 5 साल तो रहेगी ना, जो पॉलिसीज़ करेगी, तो एटलीस्ट वी कैन बी अश्योर्ड कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 साल के बाद। तो लॉन्ग जितनी देर एक हुकूमत रहे कानूनी तौर पे और इन अ स्टेबल मैनर, इट्स गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइडेड बाकी पॉलिसीज़ ठीक हों। मगर ये एक प्री कंडीशन होती है कि आप जो पॉलिसी नोट डाउन कर रहे हैं या ले डाउन कर रहे हैं, वो पॉलिसी 4-5 साल तो चले ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगली आए और उसको छुट्टी करा दे और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो फारग हो जाए। सो देयरफॉर येस आई थिंक सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर कम से कम 4 साल और अप टू 5 years दिए हैं फॉर वन गवर्नमेंट टू सर्वाइव। अमेरिका में 4 साल हैं, मगर आम तौर पे वो 8 साल ही बन जाते हैं। एक प्रेसिडेंट जो है उनको अगली टर्म भी मिल जाती है, इसीलिए कि वो कहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चलने दें, कोई रिजल्ट्स निकलें। इंडिया के अंदर 5 साल हैं और हमारे यहाँ 5 साल हैं, इसलिए स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सर्टेनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए अब कि क्या जो ये तीन मार्शल और रेजीम्स थी, क्या इनके अंदर क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये ग्रोथ मिली। मेरा ख्याल है मेजर फैक्टर तो था ऑब्वियसली स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी वगैरह, मगर मेजर फैक्टर ये भी था कि अमेरिकनों का एड बहुत ज़्यादा था। ये तीनों डेकेड्स ऐसी थी कि अमेरिकनों के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे, और अयूब के ज़माने में अमेरिकनों का इंटरेस्ट था अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, ज़िया के ज़माने में इन अफ़गानिस्तान अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, और मुशर्रफ के ज़माने में द वॉर अगेंस्ट टेरर 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप कहता ना कि हमने 30 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को दिए, हमें मिला क्या, तो डॉलर्स की वजह से काम चल रहा था यहाँ, और रेमिटेंसेस शुरू हो गए थे तो उनकी वजह से चल रहा था यहाँ, और पॉलिसीज़ जो थी वो स्टेबल थी। हाँ, ये जो हमारी सियासी हुकूमतें आई हैं, बेनज़ीर की उम्र 2 साल नहीं पूरी काटी पहली वाली, उसके बाद नवाज शरीफ साहब 2-2.5 साल नहीं काटे पूरे, उसके बाद फिर बेनज़ीर आई 2 साल भर के काटे, फिर नवाज शरीफ साहब वो 2-2.5 साल काटे। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है कि इनको चलने नहीं दिया गया। ये नहीं कि इन्होंने कोई खामियाँ की, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चलने दिया, और इट्स अ फैक्ट उस वक़्त की। इस दफ़ा जब इस्टेब्लिशमेंट की इसकी कोशिश थी कि खान साहब पूरा अपनी टर्म पूरी करें, मगर वो अब खान साहब की हिमाकतें थी और प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो पूरा काम ना हो सका। तो येस आई थिंक सियासतदानों को मौका दिया जाता तो दे वुड हैव बीन एटलीस्ट ये हालात ना होते, और वो यही कहते हैं कि हमें आप पूरा टर्म कंप्लीट करने देते तो फिर कम से कम हमारे गिले तो ना होते कि हमें क्यों निकाला, और आवाम को भी पता चल जाता कि हम डिलीवरी दे सकते हैं कि नहीं। इंडिया में आइए, इंडिया में ये है कि 1970 तक तो इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है, कांग्रेस की हुकूमत कर रही थी, वन आफ्टर द अदर दे वर विनिंग द इलेक्शंस, 1 पार्टी रूल था एक किस्म का, इमरजेंसी भी लगा दी जब पहली दफ़ा चैलेंज आया इंदिरा गांधी ने इन द लेट 60s। तो मगर जब वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से ऊपर नहीं थी, इसलिए वो उनको कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे यहाँ कहते थे कि ये तो बड़ी डायनामिक ग्रोथ कंट्री है। इंडिया के बारे में ये अंटिल 1970 यही था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बड़े रीजंस हैं, वो किसी वक्त डिस्कस किया जा सकता है कि व्हाई वाज इट अ 2% रेट ऑफ ग्रोथ। उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था दैट वाज फ्रॉम द सोवियत यूनियन मॉडल ऑफ अ कमांड इकोनॉमी। उन्होंने इम्पोर्ट शोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे, और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। 1970 में उन्होंने मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1990 के नॉट 70 माजूर चाहता हूँ 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है, नवाज शरीफ फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1991 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको,
मगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। और अब तक और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। चले, ये तो था इकोनॉमी के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का काबुली जायज़ा। अब अदील साहब लाहौर से एक बार फिर क्या जानना चाह रहे हैं? शेख साहब, आपके तजज़िये के मुताबिक बात फैज़ हमीद तक नहीं रुकेगी और मामला इमरान खान तक जाएगा। अगर ऐसा ही हुआ और इमरान खान पर संगीन मुकदमात बन गए, जैसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ पर बने थे, तो आपके मुताबिक इमरान खान कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? भुट्टो वाला के डट जाना है कि नवाज शरीफ वाला के डील करनी है? ये बड़ा अहम सवाल है और सारा वक्त हम इसी के बारे में परेशान रहते हैं कि अल्लाह करे कि खान साहब भुट्टो वाला रास्ता ना करें। खान साहब अटैक करते हैं, फिर आर्मी चीफ़ को भी अटैक करते हैं, बाय नेम अटैक करते हैं। मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ अ गुड आइडिया। आई डोंट थिंक ही शुड बी डूइंग दिस। भुट्टो साहब को जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी है उनको पता होना चाहिए कि जब भुट्टो साहब को निकाला था ज़िया-उल हक़ ने, तो भुट्टो साहब को फिर जेल से छोड़ दिया कू के बाद और वो लड़काना चले गए। वहाँ जाके उन्होंने एक स्पीच के अंदर, इलेक्शन कॉल हो गए थे और उन्होंने वहाँ एक स्पीच के अंदर कहा कि मैं देख लूँगा इन जर्नैलों को, मैं टांग दूँगा। वो फिर सोच बचार शुरू हो गई GSU में कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, इसने तो आके इंतकामी कार्रवाई करनी है, सो वी हैव टू डू समथिंग एंड आई थिंक दैट चेंज द कोर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, रास्ते खुले छोड़ने चाहिए। अभी आर्मी चीफ़ की तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि हम अपने ज़ाती नफ़रत जो है, पर्सनल हेट्रेड्स और पर्सनल, इसको अहमियत नहीं देनी चाहिए। यही कहा उन्होंने अभी कल ही ऐसी बात कही है। तो मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ से इशारा है कि ही इज़ प्रिपेयर्ड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, प्रोवाइडेड खान साहब भी थोड़ा सा अपनी नफ़रत जो उनकी है, जो कि सियासत के ऊपर नज़रअंदाज हो रही है, उसको ज़रा ख्याल किया जाए। खान साहब ने जवाब भी दिया इसका। और खान साहब जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल अभी मूड में है, मगर मेरा ख्याल है वो एक सियासी पहलू भी हो सकता है। अभी ये जो सारी इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जिसकी बात अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई, मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब इसमें हिस्सा लें तो ये सबका फ़ायदा है इसके अंदर। और मैंने अभी भी कहा कि मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट इसको अपोज़ करेगी। तो खान साहब को बात समझ आनी चाहिए। खान साहब के पाकिस्तान के सबके इंटरेस्ट में यही है कि कोई रास्ता निकाला जाए और खान साहब जो हैं उनके लिए रास्ता निकाला जाए। खान साहब अपने लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस के ऊपर ही होगा। खान साहब बादशाह सलामत नहीं बन सकते, ना ही हम बनने देंगे उनको। ये मुल्क एक आइन के मुताबिक इसको चलना है, और अगर खान साहब आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर कोई भी नहीं चलेगा, ना इस्टेब्लिशमेंट चलेगी, ना सियासी जमातें चलेंगी। एंड देन देयर विल बी केओस एंड अनार्की, और दुनिया कह रही है फेलिंग स्टेट विल बिकम अ फेल्ड स्टेट। तो अब खान साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ही हैज़ टू नेगोशिएट एन ओपनिंग। अभी वो कभी कहते हैं कि अचकज़ई साहब जो है वो गवर्नमेंट के साथ बात करें, कभी कहते हैं अचकज़ई साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें, कभी कहते हैं मैं तो सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के किसी और के साथ बात नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात डायरेक्टली तो कोई भी ना करे, बेहतर यही है। अगर आप समझते हैं कि उनका रोल कम होना चाहिए तो आप सियासतदानों के साथ बैठ के बात करें, इकट्ठे मिलकर रास्ता निकालें। और मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी। कोई रीज़नेबल रास्ता अगर आप निकालते हैं जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी वे आउट मिल जाता है, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, स्टेबिलिटी भी आ जाती है, एक नई इलेक्शन भी हो जाती है, और अगर उस इलेक्शन में आवाम चाहती है कि खान साहब आ जाए तो खान साहब भी आ जाए, मगर एक तरीके के साथ ये सारी ट्रांजिशन हो, नफ़रत और हेट्रेड और वेंजेंस इसके बेसिस पे ना हो। ठीक है, मशवरा उनका अच्छा है, तो सोचेंगे। बड़ी अच्छी प्यारी बातें, और दूरियां कम करने के लिए, नफ़रतें कम करने के लिए आर्मी चीफ़ की तरफ से एक बयान आया, तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है नफ़रतें कम करना, लेकिन मुअद्दबाना तौर पर उन्होंने ये बात कही है। तो